नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के दूसरे भाग में हमने डिस्कस कर लिए थी आपकी संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, और आज चर्चा करेंगे हम केंद्र राज्य संबंध की। ये भैया बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा भाग पहला, पार्ट फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों की, सेंटर स्टेट रिलेशन की। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालक और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं कि भैया ताकि वो लड़े नहीं, सांस बहू की तरह नका नका डका डका लड़े नहीं। ठीक, यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। ठीक, संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है जो केंद्रीय कानूनों की तरह राज्यों कानूनों पर भी लागू होती हैं, लागू करती हैं कि भैया जो कानून आपका केंद्र पर लागू है वही कानून आपका राज्य पर भी लागू होगा। ठीक, केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं। जैसा कि सास होती है भैया ससुर के सामने प्रमुख, और बहू होती है बेटे के सामने प्रमुख, उसी टाइप से अपने अपने क्षेत्रों में दोनों प्रमुख हैं। संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र एवं राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। केंद्र एवं राज्यों के संबंध का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। वो दृष्टिकोण कौन से हैं? वो है भैया, पहला विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध, और तीसरा आपका वित्तीय संबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट संबंध भी है। मतलब पैसे से ज़्यादा क्या जरूरी होता है दुनिया में, वही बात है। बात करते हैं विधायी संबंधों की। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। ठीक, किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनकी क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है कि भैया आप ये क्षेत्र ले लो, आप ये क्षेत्र ले लो, लड़ना मत, अपना अपना कानून आप चलाओ। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। ठीक, ये 5 चीजें तो आपको असाधारण जो परिस्थितियां होंगी ये पता चलेंगी आपको आखिर वीडियो के एंड में। ठीक, अभी बात करते हैं स्थितियों की। केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, ये हो गई भैया पहली स्थिति। दूसरी, विधायी विषयों के बंटवारे की। ठीक, तीसरा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान की। चौथा, राज्य विधान पर केंद्र के नियंत्रण की। ठीक, तो बात करते हैं पहले की केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार कि भैया इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। पहला, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक, मतलब जो संसद है वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में शामिल कौन होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, आपका भारत के पूरे राज्य, और भारत की जो वाटर बॉडीज होती हैं जो भारत के कंट्रोल में आती हैं वो भी। ठीक, बात करते हैं दूसरे की, राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश पूरे राज्य के लिए भी कानून बना सकता है, एमपी के लिए, या भैया एक छोटा क्षेत्र ले लो आप, इंदौर ले लो, भोपाल ले लो, उनके लिए भी कानून मध्य प्रदेश बना सकता है। ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपने कानून बनाया है मध्य प्रदेश में और आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश में लागू हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, बात करते हैं अगले की, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी किसी भी संपत्ति पर लागू होगा। ठीक, बात करते हैं अगले की, संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं कि भैया संसद एकदम ये ना सोचने लगे कि अरे हम ही भगवान है, नहीं, इस टाइप से नहीं।
दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होते। ठीक, बात करते हैं उनकी। राष्ट्रपति केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है, जिससे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी उन्नति हो। इनका पूरा कंट्रोल रहेगा भैया राष्ट्रपति के हाथ में, संसद यहाँ कुछ नहीं कर सकती। ठीक, दूसरा, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे, और यदि करे तो कुछ उसमें विशेष संशोधन कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले की। असम, मान लीजिए जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिलों में प्रयोज्य ना कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों में मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। बात करते हैं विधायी विषयों के बंटवारों की, कि भैया जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस प्रकार से किया गया है। ठीक, संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में 3 स्तरीय व्यवस्था की है। सूची पहली संघ सूची, सूची दूसरी राज्य सूची और सूची तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने के लिए संसद को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। मतलब जो संघ सूची होगी उस पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। ठीक, इस सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, और ये सूची जब बनी थी तो इसमें 97 विषय 97 विषय थे। ठीक, और इसके विषय कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे रक्षा हो गया, बैंकिंग हो गया, विदेश मामले हो गया, मुद्रा हो गया, आणविक ऊर्जा हो गया, और भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल हैं। ठीक, बात करते हैं दूसरी सूची की, राज्य सूची। भैया जो राज्य सूची होगी इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य को होगा। ठीक, वर्तमान में इसमें विषय हैं 61, और ये जब राज्य सूची बनाई गई थी तो इसमें विषय थे 66, मतलब इसमें से 5 विषय घटाए गए हैं। ठीक, बात करते हैं तीसरे की, समवर्ती सूची। भैया अब ये समवर्ती सूची ऐसी है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं। मूलतः मतलब ये जब बना था तब इसमें 47 विषय थे, जैसे आपराधिक कानून हो गया, सिविल प्रक्रिया हो गया, विवाह एवं तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, और भी बहुत सारे विषय इसमें शामिल हैं। ठीक, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। ये 5 विषय थे, शिक्षा, वन हो गया आपका जैसे जंगल, नाप तोल और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया। ठीक, बात करते हैं अवशिष्ट सूची की। अवशिष्ट सूची से संबद्ध विषयों, वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते पर विधान बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। मतलब जो कानून होगा इन तीनों सूचियों से बाहर होगा वो अवशिष्ट सूची में आ जाएगा, और अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। ठीक, और इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। अब बात करते हैं राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान की, कि भैया जो राज्य का क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से संसद का विधान चलेगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारे की उक्त व्यवस्था, जो ये व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है, ये सिर्फ सामान्य काल में लागू होगी। ठीक, लेकिन असामान्य काल में बंटवारे की योजना या तो सुधारी जाती है, जो संविधान ने व्यवस्था करी है, या ये सुधारी जाएगी या स्थगित कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी। ठीक, दूसरे शब्दों में संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। कि भैया दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए। कि मतलब
जो केंद्र है उसको यह अधिकार देता है कि भैया यदि ये 5 असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं तो केंद्र के पास अधिकार है कि वह कानून बना सकता है। ठीक, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। ठीक, बात करते हैं अगले की, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है, मतलब उनसे शक्तियां छीन लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक यह व्यवस्था प्रभावी रहती है। ठीक, अब बात करते हैं अगले की, राज्यों के अनुरोध की अवस्था में, कि मान लीजिए राज्यों ने बोला कि भैया हमारे बस का भी नहीं है, तो आप एक काम करें, आप आके यहाँ पर कानून बना दें। तो ठीक भैया, संसद बोलेगी हम बनाए दे रहे हैं आपके लिए कानून, आप चिंता ना करें। ठीक, तो अब बात करते हैं अगले की, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है, और देश की यह जिम्मेदारी होती है, केंद्र की यह जिम्मेदारी होती है, संसद की यह जिम्मेदारी होती है कि जो हमारा किसी दूसरे देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या उसके साथ कोई संधि हुई है तो वो संधि को हम पूरा समय पर करें। इससे क्या होता है, देश की रेपुटेशन होती है जो वो अच्छी होती है। ठीक, बात करते हैं अगले की, राष्ट्रपति शासन के दौरान जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका अर्थ यह है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है। मतलब ऐसा नहीं कि भैया राष्ट्रपति का जो शासन है वो चला गया तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून भी चला जाएगा, नहीं। ठीक, परंतु ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है या पुनः लागू किया जा सकता है। ये शक्ति राज्य के पास है। ठीक, बात करते हैं राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की। ठीक, अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। ठीक, पहला, राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। ठीक, बात करते हैं दूसरे की, राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपका व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के संबंधी विधेयक। ठीक, बात करते हैं तीसरे की, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है कि भैया आप इसको सुरक्षित रखें या बचाकर रखें। ठीक, बात करते हैं अगले की, उक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान ने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की स्थिति ज्यादा शक्तिशाली रखी है। ठीक, इस संबंध में सरकार या आयोग जो कि बना था आपका 1983 और 87 के बीच में, ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव एवं टकरावों को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है कि भैया वो सास बहू की तरह लड़ने ना लगे। ठीक, ये लोग क्या है, सौहार्द व्यवहार बना के चलें केंद्र और राज्य। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अब बात करेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट की। थैंक यू।